हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 का अध्याय 7 जो है उसको आज भरवाने जा रहे हैं। और यदि वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2023-24 की यानी कि नई बुक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए या घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर आपको आज भरवाने वाले हैं अध्याय 7 जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। जैसा कि आपको हम बताना चाहते हैं कि अध्याय 1 से 6 तक हम आपको भरवा चुके हैं। आज हम 7वें अध्याय को भरवाने जा रहे हैं। यदि वीडियो में कहीं पर ना बोल पाएँ तो वीडियो को आप आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं देखकर वीडियो को। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि आपके दोस्त भी लिख सकें, आपके दोस्त को लिखने में भी सहायता मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अध्याय 1 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 7 का नाम है किशोरावस्था की ओर। यहाँ पर नीचे आपको देखेंगे ऊपर दिए चित्रों को देखकर नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों का सहारा लेकर सारणी पूर्ण करने का प्रयास करिए। 4 यहाँ पर अवस्था दी गई है: युवावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो कौन सी अवस्था क्रम से लिखना है अवस्थाओं को। यहाँ पर सरल क्रमांक 1 दिया है। अवस्थाओं के नाम, अवस्था की अवधि, शारीरिक परिवर्तन, बालक बालिका का। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो अवस्था आती है कौन सी अवस्था होती है? शिशु अवस्था, जो जन्म के बाद तुरंत शिशु अवस्था स्टार्ट होती है। तो शिशु अवस्था में क्या होता है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवधि को क्या कहते हैं? शिशु अवस्था। शिशु अवस्था यानी जन्म से 5 वर्ष तक। इसके बाद बालक में भरेंगे शिशु का रेंगना चलना। बालक क्या करता है? यदि बालक होगा शिशु अवस्था में तो वह रेंगेगा चलेगा, है ना। और उधर आप बालिका में बालिका का चलना लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल्यावस्था दूसरी अवस्था है। इस 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें क्या होता है, बालक का मानसिक विकास होता है और बालिका में भी मानसिक विकास होता है। फिर इसके बाद आता है तीसरा अवस्था किशोरावस्था। इसमें क्या होता है, ये 12 से 18 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है। इसमें बालक में क्या होता है, शारीरिक विकास होता है और बालिका में क्या होता है, जन्मत विकास, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखेंगे चौथी अवस्था क्या मानी गई है, युवावस्था। युवावस्था को 18 वर्ष से माना जाता है। कितने वर्ष तक का? 18 वर्ष से। तो युवावस्था की बात कर रहे हैं, 18 वर्ष से जो है युवावस्था माना जाता है। और इसमें क्या होता है, बालक में प्रजनन होता है, बालाना। ये 2 मुख्य लक्षण है इसके युवावस्था के। क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है और बाल आते हैं। फिर बालिका में क्या होता है, गर्भाशय अंडाशय का विकास होता है, ठीक है। फिर प्रश्न नीचे दिया गया है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
यहाँ पर 5 नाम दिए गए हैं, 5 हैं तो 5 रिक्त स्थान है, पाँचों में एक एक भरना है। पहले में क्या भरना है, यौनारंभ के दौरान आवाज़ में परिवर्तन क्या भरेंगे, यहाँ पर स्वर यंत्र के आकार में वृद्धि के कारण होता है। तो दूसरा, पहले में क्या भरेंगे, स्वर यंत्र। दूसरा क्या है, इसमें भरेंगे, दूसरे में आप भर देंगे कि पीयूष ग्रंथ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करती है। दूसरे में भरेंगे आप पीयूष ग्रंथि। तीसरा क्या है, मधुमेह शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो तीसरे में आप भरेंगे इंसुलिन, क्योंकि मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। चौथे में क्या भरेंगे आप, चौथे में भरेंगे गाइटर, और पचमे में एक बच रहा है तो उसको भर दीजिए। यहाँ पर आ गए आपके बहुविकल्पी प्रश्न। एक को देखकर आप भर लीजिएगा क्योंकि टिक किया गया है। दूसरा यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या। यहाँ पर अब मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तीसरा क्या है, किस ग्रंथ द्वारा स्रावित हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप तीसरे का बी ऑप्शन राइट आंसर, एड्रीनल ग्रंथ। चौथा है आपका, समानता किशोरावस्था में किशोर के लिए सर्वोत्तम आहार क्या होता है। तो सी ऑप्शन होता है आपका राइट आंसर, रोटी दाल सब्जियां। पाँचवा है, किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर इसका आंसर पाँचवें का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, क्या होगा, गुणसूत्र। ओके, फिर यहाँ पर एक और प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर आप लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 अति लघुत्तरी का दिया है। इसमें पहला बिंदु है, किशोरावस्था किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखना है, जीवन की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ठीक, ये आपका उत्तर होगा, किशोरावस्था किसे कहते हैं इसका। तो एक बार स्टूडेंट फिर से आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर यानी कि घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी लिखने में सहायता मिल सके। दूसरा बताने वाले हैं उसी का, पहले प्रश्न का, किशोरावस्था की अवधि क्या होती है। जिसका उत्तर लिखें, किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष तक रहती है। फिर तीसरे का आपको कर लेना है, तीसरे का उत्तर किशोरों को कहते हैं। तो यहाँ पर चौथा है, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तनों को लिखना है। तो यहाँ पर पहला परिवर्तन लिखना है, हल्की दाढ़ी, मूँछों का आना। दूसरे में लिखना है, जनन क्षमता का विकास। प्रश्न नंबर 2 है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। इसका उत्तर लिखना है, टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। क्या लिखना है, टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। फिर है प्रश्न 3, एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा फैलता है। तो इसका उत्तर लिखना है प्रश्न नंबर 3 का, HIV
यानी HIV नामक वायरस या विषाणु द्वारा होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 क्या है? नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं आपको हम कि HIV नामक वायरस द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 4 है, नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे नर में क्या लिखेंगे? नर में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 5 है, पीस ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? तो उसका उत्तर आप देखकर लिख लेंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, उसका उत्तर देखिए। 6वें नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए। लड़का गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, यानी व्याधि यानी रोग से ग्रस्त है, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है, क्योंकि वह थायराइड। इसका भी उत्तर आप देख के पूरा कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर में देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों को अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, निम्न सरणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन के नाम लिखना है। तो यहाँ पर एक तरफ अंतःस्रावी हार्मोन के 4 नाम लिखे गए हैं। यहाँ पर कौन से हार्मोन होंगे, हार्मोन की तरफ लिखना है। तो पहला क्या है? अंतःस्रावी हार्मोन में पीयूष ग्रंथि है, तो इसमें कौन सा हार्मोन होगा? वृद्धि हार्मोन होगा। फिर दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय ग्रंथि है, तो इसमें इंसुलिन हार्मोन ही होगा। तीसरा कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? एड्रीनल ग्रंथि है, इसमें क्या होगा? इसमें साइड्रोमोलिन हार्मोन होगा, साइड्रोमोलिन हार्मोन। अब चौथा क्या? थायराइड ग्रंथि है, अंतःस्रावी में थायराइड ग्रंथि, इसमें क्या होगा? वायरोफिशन हार्मोन होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, पहला है प्रश्न नंबर 9 में किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाना है। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप। यौवनावस्था के समय होने वाले परिवर्तन निम्न हैं। यौवनावस्था, जैसा कि अभी एक पिछला प्रश्न था, किशोरावस्था को और क्या कहते हैं, तो उसमें यौवनावस्था उसमें आप को लिखना था। ठीक है, वहाँ पर नहीं लिखा गया था, उसमें आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन अधूरा हुआ था कि किशोरावस्था को और क्या बोलते हैं, उसमें यौवनावस्था लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे इसका। यौवनावस्था के समय होने वाले परिवर्तन निम्न है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन, लड़कों में कंधे फैलकर चौड़ा हो जाते हैं। क्या होता है? लड़कों में कंधे फैलकर चौड़ा हो जाते हैं। तो ये नवारंभ के स्टार्टिंग से फिर इसे बोल देते हैं, बड़ा मिस्टेक हो गया है। यौवनारंभन के समय होने वाले परिवर्तन निम्न है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन, लड़कों में कंधे फैलकर चौड़ा हो जाता है और लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। दूसरा लिखेंगे, लंबाई में वृद्धि होती है। 18 वर्ष की आयु तक लड़के लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा क्या है? श्वेत एवं लाल ग्रंथियों में वृद्धि से किशोरों के चेहरे पर कील
मुहर से आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ये दिया गया है, इसको आप भर लीजिएगा। सेकंड नंबर उसी प्रश्न का इसी को देख कर भरना है। जैसा कि आपकी तालिका दी गई है, आंकड़ों के आधार पर ग्राफ पर एक पेपर पर ग्राफ बनाकर बॉक्स में लगाना है। इस बॉक्स में क्या करना है, पेपर पर लगाना है। फिर इसके बाद हाँ, एक बार हम फिर से आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ताकि आपको और आपके दोस्तों को लिखने में सहायता मिल सके। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हम आपको बताना चाहते हैं कि एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के साथ साथ हम आपको राष्ट्रीय मीन्स की तैयारी करवाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय मीन्स में 180 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 9वीं से लेकर 12वीं तक प्रत्येक महीने 1000 रुपये आपको मिलेगा यदि क्वालिफाई यानी पास हो जाएंगे तो। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, अभी आपका क्या चल रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। तो इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो उत्तर में लिखना है, जनन के समय दोनों की लंबाई समान होती है, परंतु यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में लड़कों की लंबाई ज़्यादा और 8 से 18 वर्ष में लड़कियों की ज़्यादा लंबाई बढ़ती है। फिर दूसरा में भरेंगे, किस आयु वर्ग में लड़कियों की लंबाई समान है। यहाँ पर उत्तर लिखना कि लड़कियों की लंबाई किस वर्ष में समान होगी, क्या उत्तर लिखेंगे, 16 वर्ष पहुँचते पहुँचते दोनों की लंबाई समान हो जाती है। फिर इसके बाद किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर होता है, तो इसका उत्तर आपको हम फिर बता देंगे, या फिर बुक से आप सर्च कर सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया, यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 आ गया है। क्या कारण है कि समानता लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, स्पष्ट करना है यहाँ पे। उत्तर लिखना है, किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियां में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भराने लगती है, या स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ समय तक आ सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। फिर यहाँ पर 10वें का सेकंड है, देख सकते हैं, एडम्स एप्पल कंठमणि अथवा स्वर यंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो इसको आप बुक से देखकर कंठ का या स्वरमणि का चित्र बना सकते हैं, और आपको चित्र बुक में 100% है कि मिल ही जाएगा। चित्र के नीचे देखिएगा, एडम्स एप्पल या कंठमणि अथवा स्वर यंत्र नाम से चित्र आपको मिल जाएगा। तो बुक से देखकर अच्छे से यहाँ पर भर लेना है। ये भी आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 10वां पूर्ण हो जाएगा। फर्स्ट में दिखा ही दिए हैं 10वें के, और सेकंड का चित्र आपको बना लेना है, ताकि किसी प्रकार की
असुविधा आपको ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं, संतत के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए, यानी कि संतत के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाना है। तो स्टूडेंट, चित्र आप बुक से बनाएंगे, पृष्ठ क्रमांक यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही सरल चित्र है, किताब से आप देख लीजिएगा। संतत के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का चित्र वर्णन यहाँ पे हम करा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना क्या है 11वें प्रश्न में, मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 123 मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी कि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र हैं, जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। यानी कि स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु क्या करता है, अंडाणु को निषेचन करता है, तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु का निषेचन करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है, तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। इस प्रकार से आपका ये भी कंप्लीट हुआ। थोड़ा एक बार फिर से बोल देते हैं। मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं। बताया हमने आपको, मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी कि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र हैं, जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु का निषेचन करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है, तो युग्मनज में नर शिशु में विकसित होगा। अब प्रश्न नंबर 12 आ गया है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 आ गया है, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोरों का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? उत्तर लिखना है इसका। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। क्या है? किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। अतः किसी भी किशोर का आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश हमारा भारतीय भोजन, जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं, एवं एक संतुलित आहार है। दूध अपने द्वारा में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देता है। तो एक संतुलित भोजन है। रुधिर का निर्माण करती है। लौह प्रचुर
खाद्य जैसे कि जनीदार सब्जियों में गुड़, मांस, आंवला इत्यादि किशोर के लिए बेहद अच्छे खाद्य हैं इनमें। ओके, यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 दिया गया है, इसको अब भर लीजिएगा। अपने मित्र का नाम एक साइड में लिखिएगा, क्रमांक में 5 नाम लिख दीजिएगा। नाश्ते के लिए खाद्य पदार्थ क्या किए हैं, क्या खाए हैं, तो दोपहर भोजन में क्या लिए हैं उन्होंने पदार्थ कौन से, फिर रात्रिकालीन भोजन रात के समय क्या लिए हैं। तो ये तो आपको इजी है। 5 दोस्तों के नाम, सुबह क्या खाए हैं, दोपहर क्या खाए हैं दोस्त आपके, और शाम को क्या खाए हैं। इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको भरने में सहायता करता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि बेल आइकन के साथ साथ ऑल ऑप्शन को भी सिलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त सहपाठी भी लिख सकें। यहाँ पर हमने आपको 12 प्रश्न के उत्तर करवा दिए हैं, और प्रोजेक्ट फर्स्ट में भी बता दिए हैं क्या भरना है। आपके 5 दोस्तों के नाम, सुबह नाश्ते में क्या लिए दोस्त आप खाना खाए हैं, और दोपहर में क्या खाना खाए हैं, और रात्रि में क्या खाना खाए हैं। ये चीज़ें लिख देना है जो एक किशोर के लिए, तीव्र वृद्धि के लिए, विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वही भोजन आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि प्रश्न में उत्तर लिखा चुके हैं। ठीक है, कि जैसे कि क्या होना चाहिए उन भोजनों में, जो यहाँ पर लिखेंगे आप नाश्ते में, दोपहर में, रात्रि में। होना चाहिए इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी चीज़ें उपलब्ध हों इन भोजनों में। उसी भोजनों के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। अब चलिए प्रोजेक्ट सेकंड को आपको करवाने वाले हैं। आप प्रोजेक्ट फर्स्ट को अच्छे से समझकर भरिएगा, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर बताया है। अब प्रोजेक्ट सेकंड की बारी है। प्रोजेक्ट सेकंड को भरवा देंगे और आपका पूरा पाठ या अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। और बताना चाहते हैं कि अगला अध्याय कक्षा 8 साइंस का, और अध्याय 8 भी है, नाम इसका भरवाने वाले हैं हम। चलिए, यहाँ पर उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। जो अभी आपको हम सारणी बताए हम, उसी सारणी के आधार पर, जैसा कि आप लिखेंगे सारणी के आधार पर इसको भरना है। आ में दिया गया है, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं, तो उत्तर लिखना है। शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ हैं दूध, अनाज, फल, सब्जियां, दालें, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं, तो उत्तर लिखिएगा। शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ हैं, क्या है, दूध है, अनाज, फल, सब्जियां, दालें, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि। 12 नंबर है, उपरोक्त श्रेणी में कौन कौन से जंक फ्रूट हैं जिनका आपके द्वारा और आपके मित्रों द्वारा भोजन किया गया है। जंक फ्रूट के नाम यहाँ लिखना है, समोसा, इडली, पानी, चिप्स, कुरकुरे, आइसक्रीम। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट 2 भरना है। क्या है प्रश्न आ में, HIV/AIDS के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों पर लेख लिखिए। यहाँ पर उत्तर लिखना है आपको। एड्स में पहला बिंदु, एड्स एक लाइलाज बीमारी है जो HIV नाम के खतरनाक, यानी कि HIV यहाँ पे गलत लिखा है, HIV नाम के खतरनाक वायरस के कारण फैलता है। तो पहला बिंदु क्या लिखेंगे, एड्स एक लाइलाज बीमारी है जो HIV नामक खतरनाक वायरस के कारण फैलता है। फिर दूसरा बिंदु यहाँ पर क्या है आपको लिखना,
दूसरा लिखा एड्स का अभी तक कोई उपचार या इलाज नहीं है, बचत ही इसका उपचार है। 12 नंबर में संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों को रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे लिखना है यहाँ पर। पहला है संक्रामक रोग, ठीक है, फैलने का माध्यम, रोगाणुओं से के प्रकार, रोकथाम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पहले में, यहाँ पर 1 नंबर संक्रामक रोग में गलत लिखा है, नीचे से लिखा है जुकाम 1 नंबर। जुकाम 1 नंबर में क्या लिखना है, संपर्क द्वारा विषाणु दूरी बनाएं, ठीक है। दूसरा में क्या है खसरा, संपर्क द्वारा होता है, ये भी विषाणु द्वारा होता है, इसमें भी दूरी बनाए रखें। तीसरा क्या लिखेंगे, चेचक लिखेंगे, संपर्क द्वारा विषाणु दूरी बनाए रखें। चौथा क्या लिखें, टीबी, संपर्क द्वारा विषाणु द्वारा फैलता है और दूरी बनाए रखें। मतलब ये कि 4 संक्रामक रोग हैं यहाँ पे, जुकाम, खसरा, चेचक, टीबी। ये सभी क्या है, किसके माध्यम से फैलते हैं, संपर्क के द्वारा फैलते हैं। और 4 ही जो रोगाणुओं के प्रकार उसमें भी आप लिखेंगे चारों जो है जुकाम, खसरा, चेचक, टीबी, ये वायरस के द्वारा या वायरस के प्रकार है ना। और फिर इसके बाद रोकथाम में क्या लिखेंगे, जुकाम, खसरा, चेचक, टीबी में दूरी बनाए रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ना फैल सके। तो स्टूडेंट वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर यानी घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर भी करिए ताकि और भी मित्र आपके दोस्त सहपाठी और भी ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें, सहायता मिल सके। धन्यवाद।